हाय बच्चा पार्टी, दिस इज योर एजुकेटर शुभम पाठक और आज हम पढ़ने वाले हैं इस चैनल पे जेंडर, रिलीजन एंड कास्ट, जो आपकी क्लास 10th का काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। देखो ये चैप्टर जो है 3 चीज़ों से डील करता है और तीनों ही चीज़ें जो हैं वो डिस्क्रिमिनेटरी हैं। मतलब डिस्क्रिमिनेटरी है नहीं, पर सोसाइटी में उनके बेसिस पे डिस्क्रिमिनेशन होता है। जैसे जेंडर के नाम पे डिस्क्रिमिनेशन होता है, रिलीजन के नाम पे डिस्क्रिमिनेशन होता है और कास्ट के नाम पे डिस्क्रिमिनेशन होता है। तो डेमोक्रेसी में इन तीनों पैरामीटर्स के ऊपर जब डिस्क्रिमिनेशन होता है तो डेमोक्रेसी में वो कैसे प्ले आउट करता है वो आपको इसमें पढ़ने को मिलेगा। तो हम पहले जेंडर के बारे में बात करेंगे, फिर रिलीजन के बारे में बात करेंगे, फिर कास्ट के बारे में बात करेंगे। अच्छा, जिन बच्चों ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज कर लीजिए। मेरा नाम लाइक आई सेड है शुभम पाठक और मैं इस चैनल पे आपको क्लास 9th और 10th की एसएसटी और साइंस पढ़ाती हूँ। साइंस में बायोलॉजी फोरमोस्ट पढ़ाती हूँ। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। सो जेंडर जब हम बात करते हैं, जब हमारे दिमाग में जेंडर आता है तो हमारे दिमाग में क्या आता है? हमारे दिमाग में आता है अच्छा लड़का है और लड़की है, यही दो चीजें आती हैं। बट एक्चुअली जेंडर इसे नहीं कहते हैं बच्चा। एक चीज होती है सेक्स और एक चीज होता है जेंडर। सेक्स होता है बायोलॉजिकली डिफाइन, ये आपकी एनसीईआरटी में नहीं दिया है बट कोई कंफ्यूजन ना हो इसलिए मैं आपको बता रही हूँ। सेक्स क्या होता है? बायोलॉजिकली डिफाइन होता है, यानी कि आप कौन से रिप्रोडक्टिव सिस्टम को लेके पैदा हुए हैं वो डिफाइन करेगा आपका सेक्स, यानी कि मेल या फीमेल। अगर आप मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के साथ पैदा हुए हैं तो मेल, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के साथ पैदा हुए हैं तो फीमेल। इसका मतलब ये नहीं है कि सेक्सेस इतने ही होते हैं, सेक्सेस भी और होते हैं। कई लोग होते हैं जिनके पास मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम दोनों होता है। कई होते हैं जिनके पास दोनों में से कोई भी नहीं होता है। कई होते हैं जिनके पास एक डोमिनेंट होता है और एक जो है थोड़ा सा अवेलेबल होता है। तो ऐसे बट ओवरऑल अगर आप देखोगे तो ह्यूमन बींग्स ने अपनी कन्वीनियंस के लिए क्या किया है? सेक्सेस को भी सिर्फ दो पार्ट में बाइनरी डिवीजन कर रखा है कि भाई मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम लेके पैदा हुए तो मेल हो और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम लेके पैदा हुए हो तो फीमेल हो। तो ये तो हो गई सेक्स की बात। अब आती है जेंडर की बात। जेंडर होता है सेक्सुअल ओरिएंटेशन। वो एक्चुअली में एक इंसान को खुद के लिए खुद डिसाइड करना चाहिए, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि हम जो लोग जिन सेक्सेस में पैदा हुए होते हैं उनको हम जन्म के आधार पे एक जेंडर प्रोवाइड कर देते हैं और जब वो जेंडर बदलता है तो हम लोगों से बर्दाश्त नहीं होता है। कहने का मतलब ये है कि अगर मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम आप लेके पैदा हुए हो तो आपको मैस्कुलिन ही होना पड़ेगा, ऐसा हमें सोसाइटी सिखाती है। सोसाइटी ने ये हायरार्की बना रखी है, ये कैटेगरी बना रखी है कि अगर आप मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम लेके पैदा हुए हो तो आपको मैस्कुलिन ही होना पड़ेगा, आपको मैन ही होना पड़ेगा। और यहीं पे आती है प्रॉब्लम सबसे पहले। तो ये एनसीईआरटी का पार्ट नहीं है लाइक आई सेड, लेकिन आपको समझना पड़ेगा दैट जेंडर और सेक्स दोनों सेम नहीं होते हैं। हम जब सेक्सेस को पर्टिकुलर जेंडर असाइन कर देते हैं अपनी कन्वीनियंस के लिए, वहीं से डिस्क्रिमिनेशन शुरू हो जाता है। कैसे होता है चलिए जानते हैं। A form of hierarchical social division seen everywhere but is rarely recognized in study of politics. The gender division tends to be understood as natural and unchangeable. हम क्या कहते हैं कि जैसे सेक्सेस अनचेंजेबल है, भाई नेचुरली आप जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम या मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम लेके पैदा हुए हैं वो तो नहीं बदलेगा, आप वो लेके पैदा हुए हैं, है ना? तो यू कांट चेंज इट। लेकिन हम क्या करते हैं कि उसके साथ जेंडर चिपका देते हैं, है ना, कि अगर मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम लेके पैदा हुए तो मैन ही बनोगे, और हम बोलते हैं कि वो जेंडर भी आप बदल नहीं सकते। और जब कोई इंसान अपना जेंडर बदलने की कोशिश करता है, मान लो कोई फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम लेके पैदा हुआ व्यक्ति अगर अपने आप को मैन की तरह आइडेंटिफाई करता है ना कि वुमन की तरह, तो हम लोगों से एज अ सोसाइटी अकोमोडेट नहीं होता है। तो प्रॉब्लम हम वहीं क्रिएट कर देते हैं कि हम जेंडर को नेचुरल मानने लगते हैं और अनचेंजेबल मानने लगते हैं कि कोई इंसान अपने हिसाब से अपना जेंडर डिसाइड नहीं कर सकता। हाउएवर इट इज नॉट बेस्ड ऑन बायोलॉजी बट ऑन सोशल एक्सपेक्टेशंस एंड स्टीरियोटाइप। लाइक आई सेड, सेक्स जो है वो बायोलॉजी डिसाइड करती है, वो आप लेके पैदा हुए हो, आपकी बॉडी की एनाटॉमी डिसाइड कर रही है, लेकिन जेंडर हमारी सोसाइटी की एक्सपेक्टेशन डिफाइन करती हैं कि ये रिप्रोडक्टिव सिस्टम है तो ऐसा बिहेव करना चाहिए, ये रिप्रोडक्टिव सिस्टम है तो ऐसा बिहेव करना चाहिए। स्टीरियोटाइप्स, जो एज ओल्ड स्टीरियोटाइप्स हैं, जो हम मानते आ रहे हैं कि एक आइडियल मैन में ये क्वालिटीज होनी चाहिए, आइडियल वुमन में ये क्वालिटीज होनी चाहिए, फिर हम वो क्वालिटीज लोगों के ऊपर थोपने लगते हैं, उन्हें जेंडर के कंपार्टमेंट्स में बांटने लगते हैं, राइट? सो थोड़ा सा डिफिकल्ट है शायद आपके लिए समझने में, क्योंकि पहली बार ये कॉन्सेप्ट सुन रहे हो, लेकिन मैंने यहाँ पे ये दे दिया है आपको एक चार्ट। इस चार्ट को पढ़ो जरूर। देखो यहाँ पे लिखा है सेक्स वर्सेस जेंडर।
सेक्स जो है बायोलॉजिकली डिफाइन होता है, वो हमारे क्रोमोसोम से डिफाइन होता है, वो हमारे रिप्रोडक्टिव ऑर्गन से डिफाइन होता है, हमारे हार्मोन से डिफाइन होता है। लेकिन जेंडर जो है कल्चर डिफाइन करता है, और दुनिया का कल्चर क्या चला आ रहा है कि अगर आपका सेक्स मेल है तो आपको आगे जाके मैन होना है, और अगर आपका सेक्स फीमेल है तो आपको आगे जाके वुमन होना है। क्यों भाई, मेल सेक्स वाले वुमन नहीं हो सकते क्या, या फीमेल सेक्स वाले मैन नहीं हो सकते क्या, एंड वाइस वर्सा। ऐसा हम मानने से इनकार कर देते हैं, और हम क्या करते हैं कि फिर जब हम डिफाइन कर देते हैं कि एक मेल आगे जाके मैन बनेगा, तो हम उसको उसी तरीके का काम देने लगते हैं। सदियों से आप देखते हो कि हम देखते हैं कि हम एज अ सोसाइटी बिलीव करते हैं कि जो घर का काम है, चाहे वो कपड़े धोना है, चाहे वो बर्तन मांजना है, चाहे घर में झाड़ू पोछा लगाना है या खाना बनाना है, वो हम किससे एसोसिएट करते हैं एज अ कल्चर, एज अ सोसाइटी? हम एसोसिएट करते हैं वो औरतों के साथ, है ना। हम बोलते हैं ये फीमेल्स का काम है। तो यहाँ पे एक और दिक्कत शुरू हो गई। पहली दिक्कत ये शुरू हुई जब आपने सेक्स और जेंडर को एक ही मान लिया। दूसरी दिक्कत शुरू हुई जब आपने जेंडर के आधार पे लोगों के काम बांटने शुरू कर दिए, है ना। बॉयज एंड गर्ल्स आर ब्रॉट अप टू बिलीव दैट मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ विमेन इज हाउस वर्क। अब क्या करते हैं, हम घर की औरतों को बचपन से ही ऐसे रेस करते हैं, और घर के आदमियों को भी बचपन से ऐसे रेस करते हैं कि घर का काम जो है वो औरतों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। इसी डिस्क्रिमिनेशन को जो हम औरतों और आदमियों के काम में जो बंटवारा करते हैं, इसी डिस्क्रिमिनेशन को हम सेक्सुअल डिवीजन ऑफ लेबर कहते हैं। क्या बोलते हैं? सेक्सुअल डिवीजन ऑफ लेबर। Women do all the work inside the home such as cooking, cleaning, washing and men do all the work outside the home। जो बिल्कुल ट्रेडिशनल घर होते हैं वहां पे औरतें जो हैं सिर्फ घर में काम करती हैं और आदमी जो है घर के बाहर जाके काम करते हैं। अगर थोड़े से हम अपने आप को मॉडर्न बोलने लगते हैं बच्चा, आजकल जो आप सिटीज में देखते हो बोलते हैं हम तो अपनी घर की औरतों को काम करना अलाउ करते हैं। जहाँ पे ऐसी बातें सुनने को मिलती है वहां पे औरतें बाहर का तो काम करती ही करती हैं, वो आके अपने घर का भी काम करती हैं। तो घर का काम या तो औरतें करती हुई दिखाई देती हैं या तो वो सुपरवाइज करती हुई दिखाई देती हैं। अगर घर में कोई हाउस हेल्प आती है या आता है तो उससे काम कराने की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी हम घर की औरतों पे डाल देते हैं। क्यों? क्योंकि हम सोसाइटी में सेक्सुअल डिवीजन ऑफ लेबर को प्रैक्टिस करते हैं। हम मान के ही चल रहे हैं कि पर्टिकुलर जेंडर का पर्टिकुलर काम है, पर्टिकुलर जेंडर का पर्टिकुलर काम है। यहीं पे सारी प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। और ऐसा नहीं है कि आदमी ये काम करते नहीं है, आदमी ये काम करेंगे तभी करेंगे जब इसके लिए पैसा मिलेगा। जब आप देखते हो बड़े बड़े होटल में क्या होता है कि शेफ्स होते हैं, और वो शेफ्स क्या होते हैं? मेल होते हैं, मेल शेफ्स होते हैं, है ना। आप देखते हो कि बाहर बुटीक शॉप्स होती हैं, जैसे वैसे ही टेलर अंकल की शॉप्स भी होती हैं, तो वो कटिंग वगैरह स्टिचिंग वगैरह भी करते हैं। तो ऐसा नहीं है कि जो काम हम स्टीरियोटिपिकली बोलते हैं कि औरतों का काम है वो काम आदमी करते नहीं है, लेकिन वो आदमी तभी वो काम करते हैं जब उनको उसके लिए पैसे मिल रहे होते हैं। अदरवाइज उन्हें लगता है कि ये औरतों का काम। और घर में काम करने के तो किसी को पैसे नहीं मिलते। भारत के क्या, दुनिया के इतने सारे घरों में जो औरतें काम कर रही हैं, हाउस होल्ड काम कर रही हैं, कपड़े धोने से लेके टिफिन पैक करने से लेके, उसके तो कोई पैसे नहीं मिल रहे, है ना। सो आप देख रहे हो कि जेंडर के आधार पे हमने डिवीजन ऑफ लेबर कर दिया, एक पर्टिकुलर जेंडर को पर्टिकुलर रिस्पॉन्सिबिलिटीज सौंप दी, और उनकी उन रिस्पॉन्सिबिलिटीज के सोसाइटी में पैसे भी नहीं मिलते, राइट। तो ये प्रॉब्लम है। A system in which all the work inside the woman, how will you define sexual division of labor? एक ऐसा सिस्टम, पहली बात तो गलत सिस्टम है, कोई सही सिस्टम नहीं है। ऐसा गलत सिस्टम जहाँ पे हम सारा घर का काम जो है औरतों पे छोड़ देते हैं, और डोमेस्टिक हेल्पर्स को सुपरवाइज करना तक औरतों पे छोड़ देते हैं, और बाहर का काम, पैसे कमाने वाला काम हम आदमियों पे डाल देते हैं, उसे सेक्सुअल डिवीजन ऑफ लेबर बोला जाता है। अब देखो, इससे दोनों ही जेंडर को प्रॉब्लम हो रही है। ऐसा नहीं है कि आदमियों को इससे प्रॉब्लम नहीं हो रही है। आप घर में अपने पापा लोगों को देखो या रिलेटिव्स में अपने अंकल्स वगैरह को देखो, तो उन पे कितना प्रेशर होता है घर को चलाने का, कि हम भाई बाहर जाके काम करेंगे तभी तो घर में पैसे आएंगे, तभी घर चलेगा। तो उस सेक्सुअल डिवीजन ऑफ लेबर से एक तो औरतों को अलग प्रॉब्लम झेलनी पड़ रही है कि उन्हें घर के काम का रिकग्निशन नहीं मिल रहा है, घर के काम के पैसे नहीं मिल रहे हैं, घर के काम की इज्जत नहीं मिल रही है, और आदमियों को बाहर जाके जो काम करना है उसका प्रेशर फील होता है कि यार बाहर जाके काम करना ही पड़ेगा क्योंकि ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है एज अ मैन ऑफ द हाउस। तो सेक्सुअल डिवीजन ऑफ लेबर से दोनों ही जेंडर्स को हमें प्रॉब्लम देखने को मिलती है। अच्छा, अब बात करते हैं कि क्या औरतें बिल्कुल भी घर के बाहर नहीं जाती हैं? नहीं, जाती हैं। अगर हम विलेजेस की बात करें, रूरल इंडिया की बात करें, तो वहां पे औरतें दूर दूर तक जाती हैं पानी लेने, दूर दूर तक जाती हैं बच्चों को स्कूल छोड़ने, दूर दूर तक जाती हैं गाय भैंसों को चारा डालने, उनके लिए चारा कलेक्ट करने। तो विलेजेस में औरतें जाके ये सारा काम करती हैं। अच्छा, अब अगर शहरों की बात की जाए, सिटीज की बात की जाए,
तो वहां पे मिडिल क्लास घर जितने भी हमारे इंडिया में, सब में आप देखते हो कि काम करने के लिए कोई आंटी या अंकल आते हैं, मोस्टली आंटीज आती है ना, डोमेस्टिक हेल्पर्स आते हैं। अब डोमेस्टिक हेल्पर्स आते हैं, उनको सुपरवाइज भी कौन करता है? घर की औरतें करती हैं कि आज भाई ये खाने में बना देना, ये जो बर्तन पड़े हैं इसको आज चमका के रख देना, रात को गेस्ट आने वाले हैं, फ्रिज से ना ये पनीर निकाल के रख देना, मैं आऊंगी तो सब्जी बनाऊंगी। ये सारी जो छोटी छोटी चीजें वो भी हम किस पे डाल देते हैं? औरतों में। तो विलेजेस में जो औरतें बाहर जाके काम करती हैं वो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी में काउंट हो जाता है कि भाई घर में पानी लाना तेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उसके उन्हें कोई रिकग्निशन, रिस्पेक्ट और पैसे नहीं मिलते। और घर में अर्बन एरियाज में अगर औरतें बाहर में ऑफिस में जाके काम करती हैं तो उन्हें ऑफिस से आके भी घर का काम करना पड़ता है या घर के काम को सुपरवाइज करना पड़ता है। अगेन उसकी वैल्यू नहीं होती है, उसका रिकग्निशन नहीं होता है। तो कहने का मतलब यह है डिस्क्रिमिनेशन का सबसे बड़ा रूप देखने को मिलता है कि डोमेस्टिक लेबर जो होता है, डोमेस्टिक लेबर मतलब घर के अंदर जो मेहनत लगती है वो अंडर वैल्यूड है बच्चा। अंडर वैल्यूड का मतलब उसकी वैल्यू कम है, उसको रिकग्नाइज नहीं किया जाता है, नॉट रिकग्नाइज्ड, और साथ में नॉट पेड, अनपेड वर्क होता है, उसके पैसे नहीं मिलते हैं। मम्मी आपको रोटी बना के खिलाती हैं, कभी पैसे थोड़ी देते हैं हम, है ना? तो अनपेड वर्क में काउंट हो जाता है। Men simply believe that the household should be performed by women only। और घर के आदमियों को हम बचपन से सिखाते हैं, बचपन से क्या सदियों से सिखाते हुए आ रहे हैं कि घर का काम औरत की ही रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और घर का काम अगर वो करेंगे तो सिर्फ बाहर जाके करेंगे जब उन्हें पैसे मिलेंगे। तो women do work outside their homes but it is undervalued, underpaid, एंड मेन डू हाउस होल्ड चोर्स। मैन भी डोमेस्टिक लेबर करते हैं लेकिन तभी जब उन्हें बाहर उसकी नौकरी प्राप्त होती है और उसके पैसे मिलते हैं। ये मैं इंडिया के सारे घरों की बात नहीं कर रही हूँ, मेरे घर में ऐसा नहीं होता है, शायद आपके घर में ऐसा नहीं होता हो। तो हम ये ओवरऑल एज अ सोसाइटी बात कर रहे हैं, प्लीज इसे दिल पे मत लीजिएगा। चलिए, रिजल्ट ऑफ दिस डिविजन ऑफ लेबर, विमेन रोल इन पब्लिक लाइफ स्पेशली पॉलिटिक्स इन मिनिमल एंड मोस्ट सोसाइटीज। अच्छा देखो, आप सदियों से जब हम औरतों को यही बताते हुए आए हैं कि आपकी जगह जो है वो घर में है, किचन में है, घर के काम करते हुए, तो इससे क्या हुआ है? सदियों से औरतें पब्लिक लाइफ में कम देखने को मिली है। पब्लिक लाइफ का मतलब पॉलिटिक्स में कम देखने को मिली हैं, आर्मी में कम देखने को मिली हैं, जो भी पब्लिक लाइफ होती है आपकी एज अ सिटीजन, उसमें औरतें कम देखने को मिली हैं। क्यों? क्योंकि सदियों से उन्हें आप बोल रहे हो आप घर के अंदर रहो। अर्लियर क्या होता था? अच्छा, और पहले क्या होता था कि मेन वर अलाउड टू पार्टिसिपेट इन पब्लिक अफेयर, वोट एंड कॉन्टेस्ट फॉर पब्लिक ऑफिसेस, लेकिन औरतों को वोट देने की भी आज़ादी नहीं होती थी। बच्चा, आप सबने फ्रेंच रेवोल्यूशन पढ़ा है क्लास 9th में, आपने देखा था कि फ्रांस के रेवोल्यूशन के बावजूद भी औरतों को वोटिंग राइट नहीं मिला था। आपने देखा है रीन ऑफ टेरर आया था, रोबेस्पियर बन गया था, फिर आपका ये भी आया था, क्या नाम है उसका, नेपोलियन भी राजा बन गया था फ्रांस का, लेकिन किसी ने भी औरतों को वोटिंग का हक नहीं दिया था। तो पहले पहले तो इतना डिस्क्रिमिनेशन हुआ करता था कि वोटिंग जैसी कॉमन चीज भी औरतों से छीनी जाती थी। तो बहुत सारे लोगों ने, बहुत सारी औरतों ने, बहुत सारे आदमियों ने भी इसके लिए लड़ाइयाँ लड़ी हैं। अलग अलग देश के अलग अलग कोनों में ये लड़ाइयाँ लड़ी हैं, है ना? सिर्फ हमारे देश की बात नहीं हो रही है, ओवरऑल पूरी दुनिया की बात हो रही है, क्योंकि जेंडर जो है पूरी दुनिया में चलता है। जेंडर सिर्फ इंडिया का पार्ट तो नहीं है, जेंडर डिवीजन इज अ पार्ट ऑफ द एंटायर वर्ल्ड, राइट? तो औरतों ने लड़ाइयाँ लड़ी और फिर उन्हें वोटिंग का हक मिला, है ना? विमेन इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड ऑर्गेनाइज एंड एजिटेटेड फॉर इक्वल राइट। हमारे देश में ये खास बात थी कि जब हम आज़ाद हुए थे, जब हम डेमोक्रेटिक हुए थे 1947 में, तभी हमने दोनों जेंडर्स को इक्वल पॉलिटिकल राइट्स दिए थे कि वोटिंग का हक सबको है, औरतों को भी, आदमी को भी, अगर आप 18 साल से ऊपर है तो। लेकिन कई सारे देशों में डेमोक्रेसी होते हुए भी इसके लिए लड़ाई लड़नी पड़ी औरतों को। बहुत दुखद बात है। नाउ फेमिनिज्म क्या वर्ड होता है बच्चा? व्हाट इज फेमिनिज्म? फेमिनिज्म जो है, हम देखते हैं कि आजकल का जो कल्चर बन गया है सोशल मीडिया पे, जहाँ पे अलग अलग बातें होती हैं, वहाँ पे हम फेमिनिज्म जैसे वर्ड को गाली मानने लग गए हैं। कितनी लड़कियाँ, कितने रिश्तेदारों में मेरी रिलेटिव्स को मैंने देखा है जो अपने आप को फेमिनिस्ट बोलने से कतराते हैं। कितने आदमी तो बहुत कतराते हैं, औरतें तक कतराती हैं। क्यों? क्योंकि सोसाइटी में फेमिनिज्म वर्ड को एक तरीके से गाली बना दिया है। फेमिनिज्म क्या गाली है? बिल्कुल भी नहीं। फेमिनिज्म एक विचारधारा है जो बोलती है कि सारे जेंडर्स को इक्वल राइट्स और इक्वल अपॉर्चुनिटीज मिलनी चाहिए। क्या इक्वालिटी में कोई कमी है? बिल्कुल भी नहीं, है ना? फेमिनिज्म क्या बोलता है कि सारे जेंडर्स को इक्वल राइट्स और इक्वल अपॉर्चुनिटीज मिलनी चाहिए। अब बिल्कुल पहले की बात करें, जब अर्ली 20th सेंचुरी की बात करें, जब दुनिया जो है बेसिक राइट्स के लिए लड़ाई लड़ रही थी, क्योंकि तब औरतों के पास कुछ भी नहीं था। आज जो औरतें थोड़ा बहुत इक्वल होती हुई आदमियों से दिखती हैं, उतना भी नहीं था, उनके पास वोटिंग राइट भी नहीं था। तो जब सबसे पहली वेव आई, वेव का मतलब है जब सबसे पहली
लहर आई जब पूरी दुनिया में औरतों ने अपने आप को ऑर्गेनाइज कर करके मांग रखनी शुरू की अर्ली 20th सेंचुरी में, तो उनकी मांग बहुत सिंपल थी कि हमें वोटिंग का हक दे दो। जब वोटिंग का हक मिल गया तो उन्होंने देखा कि अभी भी सोसाइटी में इनइक्वालिटी है, अभी भी हमें इक्वल ट्रीटमेंट नहीं मिल रहा है, पॉलिटिकल राइट्स तो मिल गए हैं लेकिन फिर भी कोई इक्वल ट्रीटमेंट नहीं मिल रहा है। तो फिर सेकेंड वेव आई फेमिनिज्म की, जहाँ पे उन्हें काम करने की आज़ादी चाहिए थी, जहाँ पे उन्हें रिप्रोडक्टिव राइट्स की आज़ादी चाहिए थी कि भाई मेरी बॉडी है, अगर मैं अबॉर्शन कराना चाहती हूँ या बेबी को रेस करना चाहती हूँ तो वो मेरी चॉइस होनी चाहिए। तो वो सेकेंड वेव ऑफ फेमिनिज्म में आया। थर्ड वेव ऑफ फेमिनिज्म में इंडिविजुअलिज्म, डाइवर्सिटी, है ना, ब्लैक वुमेन की अलग प्रॉब्लम है, ब्राउन वुमेन की अलग प्रॉब्लम है, वाइट वुमेन है, अब अमीर औरतों की अलग प्रॉब्लम है, गरीब औरतों की अलग प्रॉब्लम है। तो वो सारी चीज़ें हमने समझी। अभी जो है, अभी करंटली फोर्थ वेव ऑफ फेमिनिज्म चल रहा है। अब आप बोलोगे मैम कहाँ पे ये हो रहा है? ऐसा कुछ नहीं है कि औरतें जो हैं 24 घंटे फोर्थ वेव ऑफ फेमिनिज्म में ऑर्गेनाइज करके अपने आप को हक की लड़ाई लड़ रही हैं, लेकिन आप किसी भी फेमिनिस्ट से आज के ज़माने में बात करोगे तो वो फोर्थ वेव की बात कर रहे हैं। वो ये नहीं बोल रहे कि औरतों को पॉलिटिकल राइट्स दो, क्योंकि पॉलिटिकल राइट्स हमें मिल गए, है ना, पॉलिटिकल राइट्स हमें मिल गए। छोटा सा एग्जांपल देती हूँ। मान लो आपके बर्थडेज आते हैं, पहले बर्थडे पे आपने 6th स्टैंडर्ड के बर्थडे में आपने साइकिल मांग ली, 7th के बर्थडे में आपने मान लो कुछ और मांग लिया, वीडियो गेम मान ली, 8th क्लास के बर्थडे में आपने जो है मान लो एक मोबाइल फ़ोन की मांग कर दी पेरेंट्स से, 9th में आपने कुछ बोला कि मुझे बाहर घुमा के ले आओ। तो ऐसे अलग अलग बर्थडेज पे आपने अलग अलग चीज़ों की मांग की। आपने 10th बर्थडे पे दोबारा तो नहीं मांगी 10th क्लास के बर्थडे पे कि मुझे साइकिल फिर से दिला दो, क्योंकि आपके पास साइकिल फिर पड़ी हुई थी ऑलरेडी, है ना, तो आपने बाकी चीज़ों की मांग की। सिमिलरली पहले पॉलिटिकल राइट्स, क्योंकि सबसे बेसिक औरतों के लिए पॉलिटिकल राइट्स थे, पहले पॉलिटिकल राइट्स की मांग हुई, फिर बाकी चीज़ों की धीरे धीरे मांग हुई। और अब ऐसा हो गया है कि दुनिया के जो फेमिनिस्ट लोग हैं, सिर्फ औरतें नहीं है फेमिनिस्ट, आदमी भी फेमिनिस्ट कहलाते हैं अगर वो इक्वालिटी में बिलीव करते हैं। तो जो दुनिया के जो फेमिनिस्ट हैं बच्चा, अब वो मांग कर रहे हैं कि पब्लिक ही नहीं बल्कि प्राइवेट लाइफ में भी इक्वालिटी होनी चाहिए। तो हु इज अ फेमिनिस्ट बच्चा? any human being, not a woman, not a man, not a transgender, any human being who believes in equal rights and opportunities for women and men is known as feminist। अगर आप औरतों के लिए ज्यादा हक की मांग कर रहे हो, औरतों को ज्यादा ऊपर लेके चल रहे हो आदमियों से, तो आप फेमिनिस्ट नहीं हो, आप क्या हो? आप क्या हो? मिसैंड्रिस्ट हो। If you are thinking that, one second, हाँ, basically if men is superior, अगर आप सोच रहे हो that men are superior than women, तो आप क्या हो? मिसोजिनिस्ट हो। अगर आप सोच रहे हो women are superior than men, अगर आप सोच रहे हो विमेन ज्यादा अच्छी हैं आदमियों से, तो आप क्या हो? मिसैंड्रिस्ट हो। लेकिन अगर आप इक्वालिटी में विश्वास रख रहे हो तो आप क्या हो? फेमिनिस्ट हो। अब इसका मतलब ये नहीं है मैम इक्वालिटी में विश्वास है तो फिर मेट्रो का पहला डब्बा औरतों के लिए क्यों बुक होता है? भाई औरतों के लिए इसलिए बुक होता है क्योंकि अगर औरतों के लिए वो अलग से डब्बा बुक नहीं होगा तो वो जनरल कैटेगरी में जब ट्रैवल करती हैं तो उनको सेक्सुअल हरासमेंट, मोलेस्टेशन बहुत कुछ झेलना पड़ता है। तो उनकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से हमने पहला डब्बा उनके लिए बुक कर दिया है। अगर उनको वो सेक्सुअल हरासमेंट और मोलेस्टेशन जनरल बुग्गियों में नहीं झेलना पड़ता तो हम क्यों करते? तो सोसाइटी की अपनी रियलिटीज भी हैं बच्चा। उसका मतलब ये नहीं है कि वो फेमिनिज्म के खिलाफ है, जिसकी जो रिक्वायरमेंट होती है उसको तो पूरा करना पड़ेगा, राइट। सो फेमिनिज्म का मतलब है कि इक्वल रिस्पॉन्सिबिलिटीज, इक्वल राइट्स एंड इक्वल अपॉर्चुनिटीज जब आप सारे जेंडर के लिए मानते हो तो उसे फेमिनिज्म बोला जाता है। द पॉलिटिकल एक्सप्रेशन ऑफ जेंडर डिविजन एंड पॉलिटिकल मोबिलाइजेशन हेल्प टू इंप्रूव द विमेन रोल इन पब्लिक लाइफ। अच्छा, आपको क्यों लगता है कि सबसे पहले जब फर्स्ट वेव ऑफ फेमिनिज्म आया होगा तो औरतों ने बाकी सारी जगह इक्वालिटी छोड़ के सबसे पहले इक्वालिटी वोटिंग की मांगी? क्यों मांगी? क्यों उन्होंने बोला कि हमें भी वोटिंग का हक हो? क्योंकि पॉलिटिक्स से ही चीजें चेंज होती हैं भैया। पॉलिटिक्स से ही जो लीडर्स होते हैं, पॉलिटिकल लीडर्स होते हैं या होती हैं, वही तो हमारे लिए डिसीजन लेते हैं। जब वो डिसीजन लेने वाले पॉलिटिकल लीडर्स ही आदमी होंगे तो ऑब्वियसली औरतों की मांगे कम ही पूरी की जाएंगी। औरतों की जो दिक्कतें हैं वो ज्यादा औरतों को पता होंगी कि ज्यादा आदमियों को पता होंगी? ऑब्वियसली ज्यादा औरतों को पता होंगी। सिमिलरली सिर्फ मेन जो डिफिकल्टीज फेस करते हैं वो मेन को ज्यादा अच्छे से पता होंगी, है ना। तो सबसे पहले हमने पॉलिटिक्स में इक्वालिटी की मांग की क्योंकि हम चाहते थे कि पब्लिक लाइफ में एटलीस्ट औरतें दिखनी तो शुरू हो। डॉक्टर, लॉयर, इंजीनियर, इस तरीके के करियर में औरतें भी दिखें, सिर्फ आदमी ना दिखें, ठीक है ना।
व्हाट इज पेट्रियार्की बच्चा? एक और वर्ड है, फेमिनिज्म तो आपको समझ आ गया होगा, एक और वर्ड है जो नहीं समझ आता है बच्चों को अक्सर, उसका नाम है पेट्रियार्की। और पेट्रियार्की, चलो मैं यहां दिखा देती हूं। पेट्रियार्की एक ऑपोजिट वर्ड भी होता है, उसका नाम है मेट्रियार्की। अगर मैं हिंदी भाषा में बोलूं तो इसको बोला जाता है पितृसत्ता, और मेट्रियार्की को बोला जाता है मातृसत्ता। सत्ता मतलब पावर, है ना, सत्ता मतलब रूल किसका चलेगा। तो जब सोसाइटी में या फैमिली में आदमियों का रूल चलता है तो उसे हम पेट्रियार्की बोलते हैं। जैसे आपने कई घरों में देखा होगा, जो इंपॉर्टेंट डिसीजन होते हैं, घर में जो गाड़ी आएगी, घर में कितना पैसा लगेगा, घर कब बनेगा, कहाँ खरीदा जाएगा, बच्चों कौन से स्कूल में जाएंगे, ये जो मेजर डिसीजन हो रहे होते हैं वो घर के आदमी ले रहे होते हैं। तो इस तरीके के कल्चर को, इस तरीके के कॉन्सेप्ट को, सिचुएशन को हम पेट्रियार्कल सिचुएशन बोल सकते हैं। लेकिन कई फैमिलीज होती हैं जहां पे, बहुत ही कम फैमिलीज होती हैं, ऑब्वियसली बहुत ही कम फैमिलीज होती हैं जहां पे ये सारे मेजर डिसीजंस जो हैं, मेजर रूलिंग पावर, मेजर अथॉरिटी जो है घर की औरतों के पास होती है, तो हम उसे मेट्रियार्की बोलते हैं। और बहुत ही कम घर होते हैं जिनमें डेमोक्रेसी देखने को मिलती है, घर के अंदर डेमोक्रेसी देखने को मिलती है कि घर के में दोनों ही पेरेंट्स, चाहे दोनों ही जेंडर, आदमी हो या औरत हो, वो साथ में मिलकर डिसीजन ले रहे होते हैं। तो अभी पूरी दुनिया में ज्यादातर क्या प्रचलन है? पेट्रियार्की। कई ट्राइबल कम्युनिटीज हैं, इंडिया में भी हैं, बाहर भी हैं, जहां पे मेट्रियार्की काफी प्रेवलेंट है। बट अगर आप नॉर्मल भी मैं नहीं बोलूंगी, आप अगर कॉमन सोसाइटी की बात करो तो वहां पे पेट्रियार्की ज्यादा देखने को मिलती है। अच्छा, अब इसमें भी भेदभाव की अलग अलग डिग्रीज होती हैं। कई देश हैं जहां पे पेट्रियार्की बहुत ज्यादा देखने को मिलती है, कई देश हैं जहां पे पेट्रियार्की कम देखने को मिलती है। फॉर एग्जाम्पल, स्कैंडिनेवियन कंट्रीज जो हैं, जैसे कि स्वीडन हो गया, नॉर्वे हो गया, फिनलैंड हो गया, यहाँ पे फेमिनिज्म बहुत ज्यादा देखने को मिलता है। तो यहाँ पे इक्वालिटी आदमियों और औरतों के बीच में ज्यादा देखने को मिलती है। तो पब्लिक लाइफ में औरतें ज्यादा देखने को मिलती हैं, चाहे वहाँ का पार्लियामेंट हो, वहाँ की डेमोक्रेसी हो, चाहे वहाँ के स्कूल्स हो, चाहे वहाँ के कॉलेजेस हो, हर जगह औरतों का पार्टिसिपेशन बहुत ही ज्यादा इक्वल देखने को मिलता है एज कंपेयर टू मेन। लेकिन जो थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज हैं, जैसे कि पाकिस्तान हो गया, भारत हो गया, बांग्लादेश हो गया, मिडिल क्लास कंट्रीज हो गई या लो इनकम क्लास कंट्रीज हो गई, है ना, अफ्रीकन कंट्रीज हो गई, यहाँ पे जो है ज्यादातर पेट्रियार्कल सोसाइटी देखने को मिलती है। तो जैसे जैसे एडवांसमेंट आ रही है, जैसे जैसे इंप्रूवमेंट आ रही है, जैसे जैसे लड़कियां ज्यादा स्कूल जा रही हैं, कॉलेजेस जा रही हैं, ज्यादा जॉब्स कर रही हैं, वैसे वैसे पेट्रियार्की को चैलेंज किया जा रहा है। और ये ज्यादातर डेवलप नेशन में ज्यादा हो रहा है, डेवलपिंग नेशंस में अभी भी पेट्रियार्की एग्जिस्ट करती है और ज्यादातर एग्जिस्ट करती है। अब चलो किसी और देश की क्या बात करनी, हम भारत की बात करते हैं कि भारत की सोसाइटी में, इंडिया की सोसाइटी में हमें पेट्रियार्की किस कदर इफेक्ट करती है, हमारे यहाँ की लड़कियों को किस कदर उसका खामियाजा उठाना पड़ता है। तो सबसे पहले एजुकेशन से शुरू करते हैं बच्चा। एजुकेशन सबको मिलती है, एजुकेशन हमारा हक है, राइट टू एजुकेशन हमारा एक फंडामेंटल राइट है। लेकिन फिर भी अगर आप हमारे देश में देखोगे तो औरतों के बीच में सिर्फ 54% लिटरेसी रेट है। यानी कि कोई भी 100 औरतें अगर इंडिया की आप चुनो ना, तो उसमें से ऑन एन एवरेज 54 औरतें ही पढ़ी लिखी होंगी, बाकी औरतें अनपढ़ होंगी, ठीक है। ऑन दी अदर हैंड जब आप आदमियों में एवरेज देखते हो तो उसमें 76 आता है। देखो कितना डिफरेंस है, 100 में से 54 औरतें पढ़ी लिखी हैं, 100 में से 54 औरतें पढ़ी लिखी हैं, और आदमियों में 100 में से 76% यानी कि 76 आदमी पढ़े लिखे हैं। तो बहुत डिफरेंस है। यानी कि हम औरतें स्कूल ही कम जा रही हैं, उन्हें स्कूल भेजा ही कम जा रहा है। तो पहले तो हमें यही देखने को मिल गया कि एजुकेशन में भी हमें पेट्रियार्की या ये जेंडर बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन का रिजल्ट देखने को मिलता है। Similarly, a smaller proportion of girl students go for higher studies, especially higher studies में। जब तक छोटी क्लासेस की बात होती है, 5वीं तक, 6ठी तक, 7वीं तक, हम अपनी घर की बच्चियों को स्कूल भेज देते हैं। एक बार उन्हें प्यूबर्टी आ जाती है, एक बार उन्हें पीरियड्स आने शुरू हो जाते हैं, तो कई प्रॉब्लम ये भी है कि बहुत सारे गवर्नमेंट स्कूल में अच्छे टॉयलेट्स भी नहीं है, अच्छे वॉशरूम भी नहीं है, सैनिटेशन की कमी है। तो फिर लड़कियां खुद ही जाना छोड़ देती हैं, स्पेशली पीरियड्स के दौरान वो खुद ही स्कूल जाना छोड़ देती हैं। लेकिन पेरेंट्स भी क्या करते हैं कि जब लिमिटेड पैसा होता है ना पेरेंट्स के पास, और उनके 2-3 बच्चे होते हैं, और उनमें से कुछ लड़के होते हैं, कुछ लड़कियां होते हैं, तो उन्हें लगता है कि यार लड़की को पढ़ा के क्या मिलेगा, इसकी तो शादी हो जानी है, हम लड़के को पढ़ाते हैं, लड़का घर चलाएगा, ठीक है। तो वहां पे जब हायर एजुकेशन में ज्यादा पैसे खर्च करने की बात आती है, तो फैमिलीज अपने रिसोर्सेज घर के लड़कों पे ज्यादा स्पेंड करती हैं, घर की डॉटर्स पे कम स्पेंड करती हुई दिखती है। तो इक्वल अपॉर्चुनिटीज तो यहाँ नहीं है। लड़कों को जो अपॉर्चुनिटीज हायर एजुकेशन की मिली वो लड़कियों को नहीं मिली। तो 2 प्रॉब्लम्स हमें देखने को मिल गया, एक तो औरतों में लिटरेसी कम है, दूसरा ड्रॉप आउट रेशियो यानी कि स्कूल से दाखिला खत्म करवा देना, अपना स्कूल से अपने आप को निकलवा देना, वो लड़कियों में ये ड्रॉप आउट रेशियो ज्यादा देखने को मिलता है, लड़कों में कम देखने को मिलता है,
ठीक है जी। दूसरा, women work undervalued. No wonder the proportion of the women among the highly paid and the valued job is still very small. कोई बहुत बड़ी बात नहीं है ये समझने के लिए कि जो बड़ी बड़ी जॉब्स होती हैं, बड़े बड़े जो वाइस प्रेसिडेंट्स होते हैं कंपनी के या जो सीईओज होते हैं, वो ज़्यादातर आपको आदमी देखने को मिलेंगे, बहुत ही कम वहाँ पे औरतें देखने को मिलेंगी। क्यों? क्योंकि जब बेसिक लेवल से ही, फैमिली लेवल से ही डिस्क्रिमिनेशन शुरू हो जा रहा है, तो वो डिस्क्रिमिनेशन आगे कोई खत्म थोड़ी हो जाएगा, है ना। तो वो डिस्क्रिमिनेशन का रूप आपको देखने को मिलता है कि औरतें वर्कफोर्स में कम देखने को मिलती हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि औरतें काम कम करती। समझो, औरतें काम करने वाली जगहों पे कम देखने को मिलती हैं, इसका ये मतलब नहीं है कि औरतें काम कम करती हैं। डेटा कहता है कि ऑन एन एवरेज एक इंडियन औरत एक इंडियन आदमी से 1 घंटा जरूर रोज ज्यादा काम करती है। तो ऑन एन एवरेज, किसी पर्टिकुलर औरत की बात नहीं हो रही, एवरेज वुमन की बात हो रही है। एन एवरेज इंडियन वुमन वर्क्स एटलीस्ट 1 आवर मोर देन एवरेज इंडियन मैन। तो वो काम कहाँ कर रही हैं? वो घर में काम कर रही हैं। उस काम की ना वैल्यू है, ना रिकग्निशन है, ना पैसे हैं। येट मच ऑफ देयर वर्क इज नॉट पेड, देयरफॉर ऑफन नॉट वैल्यू। और हम क्या करते हैं, ऐसी गंदी सोसाइटी है हमारी, पूरी दुनिया की ऐसी गंदी सोसाइटी है जहां हम सिर्फ पैसे को वैल्यू करते हैं। तो घर में जो पैसा लाता है उसके काम की वैल्यू है, घर में जो पैसा नहीं लाता उसके काम की वैल्यू नहीं है, बेशक वो ज्यादा काम कर रही हैं, और वो है घर की औरतें। तो विमेन आर, इसमें भी 2 डिस्क्रिमिनेशन हमें देखने को मिले कि जेंडर डिवीजन की वजह से, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन की वजह से वर्कफोर्स में औरतें कम देखने को मिलती हैं। दूसरा, एक एवरेज इंडियन वुमन 1 घंटा ज्यादा काम करती है एवरेज इंडियन मैन से, लेकिन फिर भी उसके काम की वैल्यू नहीं होती है। लो वेजेस, तीसरा पॉइंट है लो वेजेस। हमारे देश में बहुत सारे लॉज है, हमारे देश की डेमोक्रेसी काफी स्ट्रांग है, हमारा संविधान काफी स्ट्रांग है, और हमारे पास एक ऐसा ही लॉ है जिसका नाम है इक्वल रेन्यूमरेशन एक्ट 1976। यहाँ पे इक्वल इनकम नहीं लिखा है बच्चा, क्योंकि इनकम अलग अलग तरीके से जनरेट होती है। जब आप कोई सर्विस प्रोवाइड करते हो तो आपको फीस मिलती है, आपको इनकम नहीं मिलती है। जब आप कहीं काम करने जाते हो तो आपको सैलरी मिलती है, आपको इनकम नहीं मिलती है। इसलिए वर्ड यूज किया जाता है रेन्यूमरेशन। किसी भी तरीके का जब आपको पैसा प्राप्त होता है अपने किए गए काम के लिए, तो उसे हम रेन्यूमरेशन बोल देते हैं। रेन्यूमरेशन कैन बी सैलरी, रेन्यूमरेशन कैन बी फीस, रेन्यूमरेशन कैन बी इनकम। समझ आया रेन्यूमरेशन का क्या मतलब है? चलो, तो इक्वल रेन्यूमरेशन एक्ट 1976 में ही हमने लागू कर दिया था देश में। इसका मतलब ये है कि अगर एक पर्टिकुलर काम, मान लो 2 बोरी सीमेंट उठाना है, छोटा सा काम है, 2 बोरी, छोटा काम तो नहीं है, 2 बोरी सीमेंट उठाना है। अब ये 2 बोरी सीमेंट एक आदमी उठाए या एक औरत उठाए, अगर 2 बोरी सीमेंट उठा के एक जगह से दूसरी जगह रख दिया गया है तो दोनों को इक्वल पैसे मिलने चाहिए, यानी इक्वल काम के इक्वल पैसे मिलने चाहिए। ये एक्ट इंडिया के लोगों को बताता है। लेकिन इसके बावजूद भी कोई भी इंडस्ट्री आप उठा के देख लो, हमारे एजुकेशन इंडस्ट्री उठा के देख लो, बॉलीवुड उठा के देख लो, आप टीचर्स उठा के देख लो अपने स्कूल्स के, या आप कॉर्पोरेट में देख लो, कॉर्पोरेट सेक्टर में देख लो, पब्लिक सेक्टर में देख लो, वहां पे क्या होता है कि हम औरतों को कम पैसे देते हैं सेम अमाउंट ऑफ काम के लिए। औरतें उतना ही काम कर रही हैं जितना आदमी कर रहे हैं, लेकिन फिर भी उन्हें क्या मिलता है? कम पैसे मिलते हैं। क्यों? क्योंकि सोसाइटी हमारी पेट्रियार्कल है, पितृसत्ता वाली है। आदमियों के काम को हम ज्यादा वैल्यू करते हैं, औरतों के काम को हम कम वैल्यू करते हैं। चौथा पॉइंट, फीमेल फीटिसाइड। फीमेल फीटिसाइड सबसे गंदा रूप है जेंडर डिस्क्रिमिनेशन का। क्या होता है कि हमारी सोसाइटी, स्पेशली इंडियन सोसाइटी, ऐसी बनी हुई है जहां पे पेरेंट्स को ही पता है कि यार लड़की होगी तो हमें दहेज देना पड़ेगा। कितना भी बोल लो, दहेज इंडिया से जा तो नहीं रहा है, डाउरी पे भी इतने सारे लॉज बन गए हैं, फिर भी शादियों में आप दहेज खूब देखते हो, है ना। तो वहीं पे लोगों को लगता है कि यार लड़की होगी तो दहेज देना पड़ेगा, इसीलिए वो लड़की पैदा करना ही नहीं चाहते। अब लड़का होगा कि लड़की होगी, वो पता लगवा लेते हैं। पता लगवाना भी इलीगल है। सेक्स डिटर्मिनेशन इन आवर नेशन, इन इंडिया इज इलीगल। बाकी देशों में इलीगल नहीं है, बहुत सारे देश हैं जहाँ इलीगल नहीं है। सिंगापुर हो गया, यूरोप के देश हो गए, फ्रांस हो गया, स्वीडन हो गया, यहाँ पे इलीगल नहीं है। हमारे देश में सेक्स डिटर्मिनेशन इलीगल है। क्यों? क्योंकि सेक्स डिटर्मिनेशन जब होता है तो पेरेंट्स क्या करते हैं, अगर फीमेल चाइल्ड होता है तो उसे अबॉर्ट करा लेते हैं, और अगर मेल चाइल्ड होता है तो उसे रख लेते हैं। इसे बोला जाता है फीमेल फीटिसाइड। फीमेल फीटस को मारना, साइड मतलब मारना, फीमेल फीटस को जानबूझ के मारना क्योंकि वो फीमेल है, इसे बोला जाता है फीमेल फीटिसाइड। सेक्स डिटर्मिनेशन हमारे देश में इतना ज्यादा, इतने अच्छे अच्छे लॉज बने हुए हैं इसके खिलाफ।
लेकिन फिर भी छोटे छोटे गली नुक्कड़ मोहल्ले में इतने गंदे गंदे क्लिनिक्स बने हुए हैं जहाँ पे लोग इलीगली जाके बच्चे का सेक्स पता लगवाते हैं, और अगर लड़की होती है तो उसे अबॉर्ट कर दिया जाता है, लड़का होता है तो उसे रख लिया जाता है। ठीक है, और उसी की वजह से हमारे देश का जो सेक्स रेशियो है आपको कम देखने को मिलता है। भाई हम बायोलॉजी में पढ़ते हैं ना कि हर बच्चे के 50% चांसेस होते हैं लड़की होने के और 50% चांसेस होते हैं लड़के होने के, ये तो हमें बायोलॉजी पढ़ाती है। तो फिर हमारे देश में लड़कियां कम क्यों हैं? कम इसलिए हैं क्योंकि लड़कियां पैदा होती हैं तो या तो हम उन्हें पैदा होने के बाद मार डालते हैं, बहुत सारे इंडिया के गाँव में अभी भी ये देखने को मिलता है, या फिर उन्हें पैदा होने से पहले ही जांच करा के मार दिया जाता है। राइट, नेक्स्ट अब बात करते हैं पॉलिटिक्स की। पॉलिटिकल इक्वालिटी तो हमारे देश में है, हम औरतों और आदमियों दोनों को वोटिंग का हक देते हैं, लेकिन अभी ये जो मैप आप देख रहे हो इससे आपको पता चलेगा कि क्या हालत है हमारी पॉलिटिकल इक्वालिटी की। अच्छा, ये तो सेक्स रेशियो का मैप है। सेक्स रेशियो का मैप बच्चा जहां पे 955 से ऊपर सेक्स रेशियो, मतलब हर 1000 लड़कों पे एटलीस्ट 951 लड़कियां हैं, वो भी अभी इक्वल नहीं है। 1000 लड़कों पे 1000 लड़कियां होनी चाहिए थे ना, क्योंकि 50% लड़के होने की पॉसिबिलिटी है, 50% लड़की होने की पॉसिबिलिटी है। लेकिन फिर भी ये हम अच्छे सेक्स रेशियो में मानते हैं अपने देश के अकॉर्डिंग, तो वो आपको इन स्टेट्स में देखने को मिलता है, केरला में, छत्तीसगढ़ में, नॉर्थ ईस्ट की स्टेट में। हरे वाला देखने को मिलता है जहाँ पे सेक्स रेशियो थोड़ा सा कम अच्छा है, वो आपको आंध्र प्रदेश, कर्नाटका में। और सबसे गंदा सेक्स रेशियो आपको कहाँ देखने को मिलता है? आपको राजस्थान में देखने को मिलता है, और उससे भी गंदा हरियाणा में, पंजाब में देखने को मिलता है। हरियाणा का सेक्स रेशियो हमेशा बाकी स्टेट से हमेशा कम ही आता है, तो हरियाणा में सबसे कम प्रेफर किया जाता है फीमेल गर्ल चाइल्ड को। ठीक है, अब अर्बन एरियाज में पेट्रियार्की का, सेक्सुअल डिवीजन, लेबर का, इनफैक्ट जेंडर डिस्क्रिमिनेशन का एक और भयानक रूप देखने को मिलता है, वो है क्राइम अगेंस्ट विमेन। कभी आपने सुना है क्राइम अगेंस्ट मेन? कोई ऐसे पर्टिकुलर क्राइम है जो सिर्फ आदमियों पे किए जाते हैं? नहीं, क्राइम अगेंस्ट विमेन की एक पूरी कैटेगरी है हमारे इंडिया के संविधान में, इंडिया के लॉ सिस्टम में। क्यों? क्योंकि ऐसे क्राइम्स जो सिर्फ औरतों पे किए जाते हैं वो हमारी सोसाइटी में बहुत प्रचलित होते हैं, जैसे कि हरासमेंट हो गया, छेड़छाड़ हो गया, जैसे कि एक्सप्लॉयटेशन हो गया, किसी का फायदा उठाना हो गया, वायलेंस हो गया, मारपीट हो गई, रेप हो गए, बहुत हीनियस क्राइम्स भी होते हैं और बहुत सीरियस क्राइम्स भी होते हैं। और इसकी रिपोर्ट आए दिन हमें न्यूज़ में देखने को मिलती है। एक न्यूज़पेपर अगर आप एक बार पढ़ लेंगे रोज का, तो उसमें आपको कम से कम कुछ नहीं तो 5 ऐसी रिपोर्ट्स, तो 5 या 10 ऐसी रिपोर्ट्स मिल जाएगी जहां पे सिर्फ क्राइम अगेंस्ट विमेन दिखाया जाता है। और आपको पता है, डेटा ये बताता है कि एक एवरेज इंडियन वुमन सबसे ज्यादा अनसेफ अपने घर में होती है। सबसे ज्यादा ये हीनियस क्राइम, डोमेस्टिक अब्यूज हो गया, मारा पीटी हो गया, ये सब कुछ सबसे ज्यादा घर में होता है। तो हमारी सोसाइटी में औरतें घर में सेफ नहीं है, घर के बाहर सेफ नहीं है, और फिर हम बोलते हैं कि देश में फेमिनिज्म की जरूरत नहीं है। अरे कैसे नहीं है? जब ये क्राइम अगेंस्ट विमेन की कैटेगरी ही लॉ में खत्म हो जाएगी, तब बोलने का शायद हमें हक हो कि फेमिनिज्म जरूरी नहीं है। अभी तो नहीं है ना, अभी तो हमें हक नहीं है। विमेन की पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन की बात करते हैं। इन इंडिया द परसेंटेज ऑफ इलेक्टेड विमेन मेंबर्स इन लोकसभा टच्ड 14.36% ऑफ इट्स टोटल स्ट्रेंथ फॉर द फर्स्ट टाइम इन 2019। अच्छा, ये बताओ, बायोलॉजी कह रही है कि सोसाइटी में 50% मेन होने चाहिए और 50% चांसेस होते हैं कि विमेन होगी। तो सोसाइटी में पहली बात तो सेक्स रेशियो 1000 होना चाहिए, 1000 मेन पे 1000 विमेन होनी चाहिए। सेक्स रेशियो में हम पीछे छूट रहे हैं, मतलब कि हम गर्ल चाइल्ड को प्रेफर नहीं कर रहे हैं। अच्छा, जब हम डेमोक्रेसी की बात करते हैं, लोकसभा की बात करते हैं, जनरल इलेक्शन की बात करते हैं, जो हम पार्लियामेंट में जो हमारे लीडर्स बैठे हैं वो भी 50-50 होने चाहिए कायदे से, आधी औरतें होनी चाहिए, आधी आदमी होने चाहिए। लेकिन पता है क्या, 2019 की भी जो लोकसभा बैठी थी उसमें सिर्फ 14.3% औरतें थीं, उसमें बाकी सारे आदमी थे। सोचिए, बाकी सारे आदमी थे। ये 2019 की बात हो रही है, अभी की बात हो रही है। और 2019 की लोकसभा में ये जो प्रोपोर्शन था, ये आज तक का सबसे अच्छा प्रोपोर्शन है। इससे पहले तो इतनी औरतें भी दिखाई नहीं देती थी राज्यसभा में, लोकसभा में। तो सोचो कितनी बुरी हालत है देश की, राइट। बाकी स्टेट असेंबलीज की बात करें, विधानसभा की बात करें, हरियाणा विधानसभा, राजस्थान विधानसभा, यूपी विधानसभा, वहां पे तो ये रेशियो और कम हो जाता है। 5% ही औरतें देखने को मिलती हैं, बाकी 95% आदमी देखने को मिलते हैं। अब ये देखो, यहाँ पे और डेटा दिखाया हुआ है 2019 का बच्चा। 617 टोटल MPs इलेक्टेड सिंस 1962। 1962 से अभी तक भी अगर काउंट करें तो पूरे देश में सिर्फ 617 औरतें MP बनी हैं। कितना कम नंबर है, कितना कम नंबर है ना।
कितना कम नंबर है। तो पॉलिटिक्स में ही हमें औरतें नहीं देखने को मिल रही हैं, तो फिर औरतों के ऊपर, औरतों के नाम पे कोई कैसे अपनी बात आगे रखेगा। इंडिया इज अमंग द बॉटम ग्रुप ऑफ द नेशंस इन द वर्ल्ड, इट इज बिहाइंड द एवरेजेस ऑफ सेवरल डेवलपिंग नेशंस। इंडिया से आगे अफ्रीकन कंट्रीज भी देखने को मिलती हैं। इंडिया में जो ये पॉलिटिक्स में लड़के और लड़कियों का जो भेदभाव है, ये सबसे ज्यादा देखने को मिलता है। देखो यहाँ पे इंडिया कहाँ पे खड़ा है, नॉर्डिक कंट्रीज में 42.3% है, यानी कि 42% औरतें देखने को मिलती हैं, बाकी सब आदमी देखने को मिलते हैं। अमेरिका में 29.5% है, हमारे इंडिया में क्या है 11.8% है ऑन एन एवरेज। कितनी गलत बात है कि दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी में, लोकसभा में हमें इक्वालिटी देखने को नहीं मिलती है। और ये इक्वालिटी क्यों नहीं देखने को मिलती है? पॉलिटिकल पार्टीज ही जब टिकट नहीं देते हैं औरतों को, पॉलिटिकल पार्टी में पहले तो मेंबर कम देखने को मिलते हैं औरतें, है ना, जब कम औरतें मेंबर होती हैं तो टिकट भी उनको कम दी जाती है, आदमियों को टिकट ज्यादा मिली जाती है, उन्हें कैंडिडेट इलेक्शन में ज्यादा बनाया जाता है, फिर उनके जीतने के चांसेस भी बढ़ते हैं। तो ये पूरा का पूरा एक सिस्टम बना हुआ है और इसी सिस्टम को हम बोलते हैं पेट्रियार्कल सिस्टम, राइट। In the government, cabinets are largely all male. Even a woman becomes a chief minister or the prime minister. अगर एक औरत प्राइम मिनिस्टर या चीफ मिनिस्टर बन भी जाती है तो उसका जो पूरा कैबिनेट होता है ना, जो उसका इनर सर्कल होता है जिसके साथ वो बैठ के डिसीजन लेती है ना, वो भी ज्यादातर आदमियों से ही भरा होता है। और आपको पता है डेमोक्रेसी में कोई एक इंसान चीफ मिनिस्टर चाहे तो अपनी मर्जी से तो कुछ नहीं कर सकता या कर सकती, या प्राइम मिनिस्टर अपनी मर्जी से तो कुछ नहीं कर सकते, उन्हें जो है अपने पूरी कैबिनेट को साथ लेके चलना पड़ता है। तो कैबिनेट में ही जब आदमी भरे हुए हैं तो फिर औरतों के राइट्स के लिए कौन बात करेगा? वन वे टू सॉल्व, अब इस प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे किया जाए? वन वे टू सॉल्व इज कि लीगली हम ऐसा प्रावधान बना दे कि एक फेयर प्रोपोर्शन ऑफ वुमेन को इलेक्टेड बॉडीज में होना ही होना है। अगर हम एक ऐसा लॉ बना दे कि भाई विधानसभा में इतने % औरतें होनी ही चाहिए या पार्लियामेंट में इतने % औरतें होनी ही चाहिए, तो फिर पॉलिटिकल पार्टीज के पास और कोई चारा नहीं बचेगा, बल्कि औरतों को कैंडिडेट बनाना पड़ेगा, है ना। तो हमें लोकसभा में धीरे धीरे ज्यादा औरतें देखने को मिलेंगी। वो जो रेशियो है 14.3% का जो अभी चल रहा है, वो शायद 50% कभी तो हो पाएगा, लेकिन हम ऐसा कर नहीं रहे। अभी रिसेंटली विमेन रिजर्वेशन बिल पास हुआ है, अब पता नहीं लागू वो कब से होगा, पास अभी हुआ है, लेकिन ये जो विमेन रिजर्वेशन बिल है बच्चा, ये 90 के दशक से, उस दशक से हमारे पार्लियामेंट में अटका हुआ था। सरकारें आ गई, सरकारें चली गई, बीजेपी, कांग्रेस, अलग अलग तरीके की सरकारें आ गई, लेकिन वो विमेन रिजर्वेशन बिल वहीं का वहीं अटका हुआ था। हमने औरतों को अगर पॉलिटिकल रिजर्वेशन दिया था तो सिर्फ हमने लोकल गवर्नमेंट में दिया था, चाहे वो पंचायती राज हो, चाहे वो अर्बन लोकल गवर्नमेंट हो। हमने उन्हें स्टेट गवर्नमेंट में या सेंट्रल गवर्नमेंट में अधिकार नहीं दिया था, उन्हें जो है रिजर्वेशन नहीं दिया था। उसी रिजर्वेशन की मांग थी, उस मांग को विमेन रिजर्वेशन बिल बोलते हैं। सदियों से औरतें मांगती हुआ आ रही, सदियों से तो छोड़ो 10-20 साल से तो मांगती हुआ आ रही थी, अभी जाके पास हुआ है, लागू अभी भी नहीं हुआ है। तो ये जो डायग्राम है आपकी एनसीईआरटी में, ये इसी को दर्शाता है। ये देखो, ये हमारे देश का संसद दिखाया है, पुराना वाला पार्लियामेंट दिखाया है। पार्लियामेंट के दरवाजे पे आप देखोगे कि मेन खड़े हैं, ऑल ऑफ दीज आर मेन, है ना। और मेन जो है यहाँ पे एक औरत खड़ी है जिसके हाथ में विमेन राइट्स का, विमेन रिजर्वेशन बिल का एक झंडा है, और वो औरत घुसना चाह रही है पार्लियामेंट में, और वो आदमी उसे घुसने नहीं दे रहे हैं क्योंकि वो एंट्री रेस्ट्रिक्ट करके खड़े हैं। तो ये क्या दर्शा रहा है कि इतने सालों से औरतें विमेन रिजर्वेशन बिल की मांग करती रही, लेकिन क्योंकि पार्लियामेंट में डिसीजन लेने वाले ही ज्यादातर आदमी थे, तो विमेन रिजर्वेशन बिल कभी पास ही नहीं हुआ। तो अब जाके पास हुआ है, देखो अब इसका क्या असर देखने को मिलता है, लागू कब से होता है। तो जेंडर डिवीजन एक तरीके का एग्जाम्पल है दैट सम फॉर्म ऑफ सोशल डिवीजन नीड्स टू बी एक्सप्रेस्ड इन पॉलिटिक्स। तो जेंडर डिवीजन से हमें एक बात जो समझ आई है वो ये है कि जब तक पॉलिटिक्स में औरतों का उतना सम्मान और उतना पार्टिसिपेशन नहीं होगा जितने आदमियों का है, तब तक औरतों की प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होंगी। इसी तरीके से बाकी डिसएडवांटेज ग्रुप हैं, आगे हम रिलीजन के बारे में बात करेंगे और आगे हम कास्ट के बारे में भी बात करेंगे, ठीक है। तो रिलीजन के बारे में बात करते हैं, 2 पार्ट्स में चैप्टर कराएंगे। अब चलते हैं रिलीजन के ऊपर। डिवीजन बेस्ड ऑन रिलीजियस डिफरेंसेस। देखो, जेंडर एज अ डिफरेंस, जेंडर एज अ फैक्टर पूरी दुनिया में लागू होता है, पूरी दुनिया में जेंडर के बेस पे डिस्क्रिमिनेशन होता है, लेकिन जो रिलीजन है, रिलीजन उतना यूनिवर्सल नहीं है। बहुत सारी कंट्रीज हैं जहाँ पे मेजरली सिर्फ क्रिश्चियनिटी ही फॉलो होती है, तो वहाँ पे रिलीजन की ज़्यादा मारा मारी नहीं है। मेनी कंट्रीज इंक्लूड इंडिया हैविंग देयर पॉपुलेशन फॉलोअर्स ऑफ डिफरेंट रिलीजन, लेकिन फिर भी बहुत सारे देश हैं जहाँ पे अलग अलग रिलीजन है। अपने देश को लिखो, बुद्धिज्म है हमारे देश में, पारसीज
माइनॉरिटीज़ भी देखने को मिलेंगे हमारे देश में, आपको हिंदू भी देखने को मिलेंगे, मुस्लिम भी देखने को मिलेंगे, क्रिश्चियंस भी देखने को मिलेंगे, सिख भी देखने को मिलेंगे, राइट। हमारे देश में आपको जैन भी देखने को मिलेंगे। तो हमारे देश में कितने अलग अलग रिलीजन है। तो हमने देखा है कि नॉर्दर्न आइलैंड, इवन व्हेन मोस्ट ऑफ द पीपल बिलोंग टू द सेम रिलीजन, दे कैन बी सीरियस डिफरेंसेस। ऐसे देश में जब लोग एक ही रिलीजन को बिलोंग करते हैं, वहां पे भी बहुत सारे दंगे हो जाते हैं। जैसे कि मुस्लिम्स में शिया और सुन्नी में दंगे हो जाते हैं, हिंदू में हिंदू कह रही हूँ, क्रिश्चियनिटी में प्रोटेस्टेंट्स और कैथलिक्स में दंगे हो जाते हैं। तो एक ही रिलीजन के अंदर जब लोग लड़ने पे आतुर हो जाते हैं, तो जिन देशों में बहुत सारे रिलीजन हैं वहां पे तो रिलीजन के नाम पे थोड़ा बहुत डिस्क्रिमिनेशन देखने को मिलता ही है। लेट अस कंसिडर फ्यू इंस्टेंसेस दैट शो द रिलेशनशिप बिटवीन रिलीजन एंड पॉलिटिक्स। अब जरा देखते हैं कि रिलीजन और पॉलिटिक्स की खिचड़ी कैसे मचती है। गांधी जी पहले ही बोल के गए थे कि रिलीजन को तुम पॉलिटिक्स से सेपरेट नहीं कर सकते। मतलब तुम कितना भी चाहो लेकिन रिलीजन को पॉलिटिक्स से सेपरेट नहीं कर सकते। भाई हमारा देश आज़ाद पहले नहीं हुआ था, उससे पहले हिंदुस्तान पाकिस्तान का बंटवारा हो गया था। जानते हो ना आप, 14 अगस्त को पाकिस्तान का इंडिपेंडेंस डे मनाया जाता है, 15 अगस्त को हमारा मनाया जाता है। तो हमारी आज़ादी से पहले ही देश के बंटवारे हो गए थे। वो बंटवारा क्यों हुआ था? रिलीजन के नाम पे हुआ था। तो तब से रिलीजन का असर हमारी पॉलिटिक्स में देखने को दिखाई जा रहा है ना। रिलीजन पॉलिटिक्स में आता ही है और गांधी जी इस बात को मानते थे कि रिलीजन को पॉलिटिक्स से अलग नहीं कर सकते। लेकिन उनका मतलब ये नहीं है कि रिलीजन के नाम पे पॉलिटिक्स में दंगे हों। उनका मतलब ये नहीं है कि किसी पर्टिकुलर एक रिलीजन को ही एक डेमोक्रेसी में एक्सप्रेस करने की अहमियत देनी चाहिए या पावर देनी चाहिए, बाकी रिलीजन्स को हल्के में लेना चाहिए। ये मतलब नहीं था उनका, ठीक है। उनका मतलब ये था कि हर रिलीजन में कुछ अच्छी बातें होती हैं, उन अच्छी बातों को अगर हम देश की पॉलिटिक्स में, देश की डेमोक्रेसी में लागू करेंगे तो डेमोक्रेसी का भी फायदा होगा। तो व्हाट ही मेंट टू से वाज कि रिलीजन को पॉलिटिक्स से सेपरेट मत करो। ये मत बोलो कि रिलीजन एक प्राइवेट अफेयर है तो पॉलिटिक्स में उसका कोई लेना देना नहीं है, बल्कि रिलीजन की अच्छी चीज़ों को पॉलिटिक्स में इंक्लूड करो और सद्भावना से रहो, राइट। प्रोटेक्शन ऑफ माइनॉरिटी, ह्यूमन राइट्स ग्रुप इन आर कंट्री। हमारे देश में जो ह्यूमन राइट्स वाले लोग हैं वो कई बार आर्ग्यू कर चुके हैं कि जब भी कोई हमारे देश में रिलीजन के नाम पे दंगा होता है, कॉम्युनल राइट्स होते हैं, यानी कि रिलीजन के नाम पे जब दंगे होते हैं, जैसे कि हिंदुस्तान पाकिस्तान का बंटवारा हमारे देश के लिए सबसे बड़ा कॉम्युनल राइट था। देश आज़ाद बाद में हुआ, पहले बंटवारा हो गया, है ना। तो ऐसे दंगे बहुत बार हो चुके हैं, कभी मंदिर पे, कभी मस्जिद पे, कई बार दंगे हो चुके हैं। तो ये जब दंगे होते हैं तो डेटा ये कहता है कि ज़्यादातर लोग जो होते हैं, जो विक्टिम होते हैं, वो रिलीजियस माइनॉरिटी से होते हैं। ये नहीं कह रहे हैं कि पर्टिकुलर रिलीजन के लोग ही दंगे करते हैं, हम ये कह रहे हैं कि जब भी धर्म के नाम पे दंगे होते हैं तो ज़्यादातर जो विक्टिम होते हैं, ज़्यादातर जिनकी पिटाई होती है या जिनकी जान जाती है, वो रिलीजियस माइनॉरिटीज से होते हैं। रिलीजियस माइनॉरिटी का मतलब जो रिलीजन हमारे देश में कम संख्या में देखने को मिलता है, जैसे कि इस्लाम, जैसे कि क्रिश्चियनिटी, ये क्या है, हमारे देश के माइनॉरिटी रिलीजन से। तो वहाँ से विक्टिम हमें ज़्यादा देखने को मिलते हैं, ये डेटा कहता है। दे हैव डिमांडेड, और इसीलिए हमारे देश के ह्यूमन राइट्स के लोग ये डिमांड करते हैं कि रिलीजियस माइनॉरिटीज़ को प्रोटेक्ट करने के लिए और ज़्यादा लॉज बनाने चाहिए। क्योंकि देखो, जो ज़्यादा नंबर में है, जो ज़्यादा संख्या में है, वो तो अपनी बात कह लेंगे। अगर क्लास में मान लो 50 बच्चे हैं, 50 बच्चों में 40 लड़के हैं और 10 लड़कियां हैं, और लड़के कह रहे हैं कि उन्हें गेम्स पीरियड चाहिए और लड़कियां कह रही हैं कि उन्हें फ्री पीरियड ड्राइंग का पीरियड चाहिए, तो ऑब्वियसली किसकी बात मानी जाएगी? लड़कों की बात मानी जाएगी, क्योंकि 40 लोग एक ही चीज़ मांग रहे हैं, 10 लोगों के बारे में कौन सोचेगा? सिमिलरली, जब एक देश में एक पर्टिकुलर रिलीजन ज़्यादा संख्या में होता है तो उसकी बात आगे रखने के लिए उसके पास ज़्यादा पावर होती है। जो रिलीजियस माइनॉरिटीज़ होते हैं वो थोड़े पिछड़े रह जाते हैं। तो इसीलिए हमें रिलीजियस माइनॉरिटीज़ को ज़्यादा अधिकार देने पड़ते हैं, दोनों को इक्वल लेवल पे लाने के लिए। डिमांड फॉर मोर इक्विटेबल लॉज। और एक और सबसे बड़ी बात यह है कि कोई भी रिलीजन आप ले लीजिए, कोई भी देश का रिलीजन ले लीजिए, उस देश के रिलीजन के जो लॉज पढ़ेंगे ना आप, जब आप लॉज पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि लॉज पेट्रियार्कल है, चाहे वो इस्लाम के हों, चाहे वो हिंदुइज्म के हों, चाहे वो क्रिश्चियनिटी के हों। जब आप रिलीजियस लॉज पढ़ते हैं, उस रिलीजन से रिलेटेड फैमिली लॉज पढ़ते हैं, तो वो औरतों के खिलाफ काफ़ी ज़्यादा डिस्क्रिमिनेट करते हैं। अब आप हिंदू सक्सेशन एक्ट को ही देख लीजिए। पहले हमारे हिंदू राइट्स जो होते थे, जो हमारे देश के हिंदुओं के लिए जो लॉज बने हुए हैं देश में, उनमें पहले प्रॉपर्टी जो है सिर्फ घर के आदमियों से आदमियों तक जाती थी, यानी कि दादाजी की प्रॉपर्टी पापा को आई, पापा की प्रॉपर्टी घर के बेटे को आ गई, इस टाइप का ही होता था। फिर हमने उसमें एक चेंज किया, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट किया, और हमने बोला कि भाई जब प्रॉपर्टी या संपत्ति का बंटवारा होता है तो लड़के और लड़की का कोई भेदभाव नहीं होना है, घर की संपत्ति दोनों को बिलोंग करती है इक्वली, लड़के को भी लड़की को भी,
ठीक है। तो इस तरीके के बदलाव हमें करने ज़रूरी हैं। क्यों? क्योंकि जितने भी फैमिली लॉज हैं सारे ही रिलीजन के, कोई और पर्टिकुलर रिलीजन की बात नहीं कर रही, मैं सबकी बात कर रही हूँ, वो सारे ही औरतों के खिलाफ डिस्क्रिमिनेटरी हैं। तो ज़्यादा इक्विटी की बात हमें करनी पड़ेगी, ठीक है। तो फैमिली लॉज क्या होते हैं बच्चा? फैमिली लॉज वो लॉज होते हैं जो फैमिली के अफेयर से रिलेटेड होते हैं। फैमिली में क्या होता है? शादी होती है, फैमिली में डिवोर्स भी हो सकता है, फैमिली में बच्चा भी अडॉप्ट कर सकते हो, फैमिली में माँ बाप की संपत्ति जो है आगे जाती है, यानी कि इनहेरिटेंस होती है। तो हमारी कंट्री की ये जो लॉज है ये डिफरेंट रिलीजन के लिए डिफरेंट है। मुस्लिम कम्युनिटी के लिए अलग है, हिंदू कम्युनिटी के लिए अलग है, क्रिश्चियन कम्युनिटी के लिए अलग है। तो फैमिली लॉज हर रिलीजन के अलग अलग होते हैं, क्योंकि हर धर्म में शादी का तरीका या शादी के बाद फैमिली आगे बढ़ाने का तरीका जो है अलग अलग होता है। इसलिए हमने देश में रिलीजन को इतनी इंपॉर्टेंस देते हुए फैमिली लॉज हर रिलीजन के लिए अलग अलग बनाए हैं। लेकिन कोई भी फैमिली लॉ उठा के देख लो किसी भी रिलीजन का, औरतों के खिलाफ सब डिस्क्रिमिनेटरी है, राइट। All the instances involve relationship between religion and politics, but they do not seem to be very wrong or dangerous. Ideas, ideals and values drawn from different religion can and perhaps should play a role in politics. कोई भी रिलेशनशिप आप जब रिलीजन और पॉलिटिक्स के बीच में उठा के देखते हो तो वो कोई गलत नहीं दिखता है। रिलीजन और पॉलिटिक्स एज अ प्रैक्टिकल इंसान अगर आप बात करोगे कि क्या रिलीजन का पॉलिटिक्स में मिक्स होना या पॉलिटिक्स का रिलीजन में थोड़ा सा आना क्या खराब बात है? बिल्कुल खराब बात नहीं। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि जब ये दोनों चीज़ें साथ में आती हैं, रिलीजन और पॉलिटिक्स साथ में आते हैं, तो कभी कभी दंगे ज़्यादा होते हैं, प्यार कम होता है। पीपल शुड बी एबल टू एक्सप्रेस इन पॉलिटिक्स देयर नीड्स, इंटरेस्ट एंड डिमांड्स एज अ मेंबर ऑफ अ रिलीजियस कम्युनिटी। कायदे से क्या होना चाहिए? कायदे की बात करो तो कायदे से होना चाहिए कि अगर आप एक पर्टिकुलर रिलीजियस कम्युनिटी को बिलोंग करते हो और आपके रिलीजन में कोई चीज़ है जो आप चाहते हो आपके देश में, आपके रिलीजन आपको अलाउ करे, आपका देश आपको अलाउ करे आपके रिलीजन के लिए वो चीज़ करना, तो आप उसकी मांग रख पाओ, आप अपनी ज़रूरतें अपने देश में बता पाओ, अपने रिलीजन की ज़रूरतें अपने देश में बता पाओ, है ना। कायदे से ये होना चाहिए कि आप अपने रिलीजन को अपने देश की पॉलिटिक्स में एक्सप्रेस कर पाओ। भाई चोरी छुपे क्यों करना है? एक्सप्रेस कर पाओ, हक से कर पाओ। दोज हु होल्ड पॉलिटिकल पावर शुड समटाइम्स बी एबल टू रेगुलेट द प्रैक्टिस ऑफ रिलीजन सो एज टू प्रिवेंट डिस्क्रिमिनेशन एंड ऑपरेशन। लेकिन होता क्या है कि रिलीजन के नाम पे वोट बटोरे जाते हैं, रिलीजन के नाम पे दो समुदाय को एक दूसरे के अगेंस्ट खड़ा किया जाता है, रिलीजन के नाम पे नफरत फैलाई जाती है, रिलीजन के नाम पे दंगे करवाए जाते हैं। अब ये तो अच्छा नहीं है। चाहा अगर कायदे से देखा जाए तो रिलीजन और पॉलिटिक्स का जो संगम है वो देश को और ज्यादा सुंदर बनाना चाहिए, लेकिन देखा क्या जाता है कि पॉलिटिक्स में इसे अस्त्र की तरह, वेपन की तरह यूज करके रिलीजन के नाम पे लोगों का बंटवारा किया जाता है। सबसे बड़ा बंटवारा तो हिंदुस्तान पाकिस्तान के टाइम ही हो गया था, है ना जी। दोज हु होल्ड पॉलिटिकल पावर, जिनके हाथ में पॉलिटिकल पावर होती है, कभी कभी उन्हें रिलीजन के बीच में आना पड़ता है। देखो वैसे तो हमारे देश की डेमोक्रेसी में आज़ादी है कि आप अपने रिलीजन को जैसे भी प्रैक्टिस करना चाहते हो, आपको फुल फ्रीडम है। लेकिन कभी कभी क्या होता है, अगर कोई रिलीजन डिस्क्रिमिनेटरी हो रहा है, जैसे मान लो छुआछूत का भेदभाव था हमारे देश में, अनटचेबिलिटी थी। अब रिलीजन के नाम पे ही हम क्या करते थे? छुआछूत का भेदभाव करते थे कि भाई तू नीची जात से है, हमारे रिलीजन में जो जात पात का भेदभाव है उसमें तू नीची जात से, हम तेरा छुआ नहीं खाएंगे, हम तुझे अपनी पब्लिक लाइफ में एंट्री नहीं देंगे, और क्योंकि हम ऊंची जात वाले, इस तरीके का भेदभाव होता था। अनटचेबिलिटी अभी भी खत्म नहीं हुई है, जब हम कास्ट पढ़ेंगे तो और अच्छे से पढ़ेंगे। लेकिन वो अनटचेबिलिटी को खत्म करने के लिए रिलीजन में थोड़ा सा हमारी गवर्नमेंट ने टांग अड़ाई और अनटचेबिलिटी को इलीगल करार दे गया। तो वैसे तो जो डेमोक्रेटिक कंट्रीज होती हैं, जो सेकुलर कंट्रीज होती हैं, यानी कि जो धर्म को एक समान मानती हैं, सारे धर्मों को एक समान मानती हैं, जैसे कि हमारा देश सेकुलर है, एटलीस्ट ऑन पेपर, एटलीस्ट इन कॉन्स्टिट्यूशन, है ना। तो हमारा देश सेकुलर है। तो जो सेकुलर कंट्रीज होती हैं वो वैसे तो धर्म के बीच में इंटरफेयर नहीं करती हैं, लेकिन जब वो धर्मों की बातें किसी पर्टिकुलर कम्युनिटी को दबाने में लग जाए या डिस्क्रिमिनेट करने में लग जाए, तब हमें उस धर्म में एंट्री मारनी पड़ती है। दीज पॉलिटिकल एक्ट्स आर नॉट रॉन्ग, और ये गलत नहीं है। फिर उसमें हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि यार ये अनटचेबिलिटी खत्म क्यों की, ये तो हिंदू धर्म के खिलाफ है। नहीं, वो हिंदू धर्म, पहली बात तो वो धर्म का हिस्सा नहीं है, अनटचेबिलिटी एक प्रैक्टिस की तरह बना दी गई थी। और दूसरी बात, वो छुआछूत का जो भेदभाव था वो पर्टिकुलर कम्युनिटी के लिए, जो लोअर कास्ट कम्युनिटी थी, उनके लिए जी का जंजाल बन गया था। तो ऑब्वियसली उसे खत्म करना जरूरी था। तो इसमें कोई गलत बात नहीं है बच्चा। अब अगले लेक्चर में हम कम्युनलिज्म पढ़ेंगे। रिलीजन का जो बेसिक था मैंने बता दिया। रिलीजन और पॉलिटिक्स की खिचड़ी को कम्युनलिज्म बोलते हैं, जो हम अगली क्लास में डिस्कस करेंगे। उससे पहले मैं आपको एक क्वेश्चन दे रही हूँ, वो क्वेश्चन आपको पता लगाना है उसका आंसर और मुझे कमेंट्स में बताना है। क्वेश्चन है, ऑन विच डेट विमेन रिजर्वेशन बिल वॉज पास्ड।
अभी अभी करंटली पास हुआ है, आपको मुझे डेट बतानी है कि कौन सी डेट को पास हुआ था ईयर के साथ। ऑन विच डेट विमेन रिजर्वेशन बिल वॉज पास्ड इन पार्लियामेंट। लागू तो अभी तक नहीं हुआ, पास का आप मुझे बता देना, ठीक है। चलिए मिलते हैं अगली बार, टेक केयर एंड बाय बाय। बंद कैसे होता है ये?